हेलो एवरीवन, वेलकम। जैसा कि आज आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि मैंने एनिमल सेल और प्लांट सेल बना रखा है। इसका मतलब ये है कि आज हम लोग हमारे प्री का साइंस पोर्शन का जो एक टॉपिक है जिसमें है सेल, कोशिका, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेल, देखिए ये जो मैंने आपके सामने बनाया है दिस इज एनिमल सेल। ये जो है दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है, ठीक है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितनी बातें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी बातें हम लोग इसमें कवर करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, आप लोग डायग्राम बना लीजिए। वैसे डायग्राम बहुत कॉमन है, आपको हर जगह पे बना हुआ मिल जाएगा। देखिए मैंने इसमें अभी नेमिंग नहीं करी है इसकी, इसलिए नहीं करी है क्योंकि मैं आपको एक एक सेल ऑर्गेनेल जो है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा स्पेसिफिकली, इसीलिए मैंने अभी इसमें नेमिंग नहीं करी है। नेमिंग वाले जो डायग्राम्स हैं वो आपको बहुत जगह पे आपको मिल जाएंगे कॉमनली, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने अलग से इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं समझी। ठीक है, चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आता है वो आता है द डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी किसने की? तो सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और इन्होंने सेल की डिस्कवरी कब की थी? इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, ठीक है। इन्होंने सेल की डिस्कवरी कब की? 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। और आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो इन्होंने एक कॉर्क सेल में की थी। कॉर्क में, कॉर्क पता है ना आपको, जो बॉटल के ऊपर लगाते हैं हम, जो शैंपेन की बॉटल होती है उसके ऊपर एक लकड़ी का कॉर्क लगा होता है, तो वो कॉर्क के ही ऊपर कॉर्क सेल इन्होंने सबसे पहले खोजी थी, विच इज अ टाइप ऑफ अ डेड सेल। ये कॉर्क सेल क्या है? ये एक डेड सेल का टाइप होता है कॉर्क सेल। समझ गए आप लोग? तो ये सबसे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 में जो सबसे पहली सेल देखी थी, एक्चुअली में वो एक मरी हुई सेल थी, कॉर्क सेल वाली मरी हुई सेल, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है कि सबसे पहली जो लिविंग सेल देखी, वो लिविंग सेल किसने देखी? वो लिविंग सेल देखी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनका नाम ही बड़ा टेढ़ा है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एक जिंदा सेल को देखा, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। समझ गए बात को? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने कॉर्क सेल में डिस्कवरी की थी, विच इज अ डेड सेल। फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि who used the term cell first? Who used the term cell first? मतलब कोशिका टर्म को, कोशिका जो नाम है उस नाम का सबसे पहले इस्तेमाल, सेल का इस्तेमाल किसने किया था? तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने किया था। देखिए सेल का मतलब होता है कोई भी खाली जगह,
ठीक है, कोई भी खाली जगह। तो जो कॉर्क में जहां पर सेल्स होती हैं वहां पर छोटी छोटी खाली जगहें बन जाती हैं, खाली स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए उसको रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल कहा। रॉबर्ट हुक को नहीं पता था कि ये जीवित है, ये मृत है, या ये क्या चीजें हैं। बात समझ में आई आपको? उन्होंने इसको सीधे सीधे सेल कह दिया। क्लियर? तो ऐसा। चलिए फिर इसके बाद अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे लिख लीजिएगा आप लोग, सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी सेल कहलाती है, और इसको कहीं कहीं पर इसको कॉमनली कहा जाता है पपलू, PPLO, पपलू। ये PPLO क्या होता है? पपलू। ये पपलू होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ORG ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये ORG ऑर्गेनिज्म का है, तो इसमें ऑर्गेनिज्म लिखना लास्ट में। ठीक है, मैंने इसमें ब्रैकेट बना दिया, आप ऑर्गेनिज्म पूरा लिख लेना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पपलू। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी सेल जो है, सबसे बड़ी सेल जो होती है, बिगेस्ट सेल ऑन अर्थ, ये क्या है भाई? मैं लिविंग सेल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, लिविंग सेल्स जो होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। नहीं तो आप बोलोगे डायनासोर का अंडा, डायनासोर का अंडा लिविंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो लिविंग है वो आप सबको मालूम है, वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग। वो ऑस्ट्रिच एग होता है ना? ऑस्ट्रिच एग मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये ऑस्ट्रिच एग जो होता है ये सबसे बड़ी सेल होती है अर्थ पे। फिर उसके बाद आती है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल, अभी लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है भैया? लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। नर्व सेल, नर्व सेल मतलब होता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, नर्व सेल मतलब क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलिए अब आती है सेल थ्योरी। ठीक है, आप लोग ऐसे साइड हेडिंग डाल लीजिए, सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी क्या है भैया? सेल थ्योरी, सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत क्या है? देखिए, कोशिका सिद्धांत जो है ये दो लोगों ने दिया था, जिसमें कुल मिला के दो बातें कही गई थी। वैसे तो इसमें तीन बातें थी, लेकिन मेन इसमें जो शुरुआती तौर पे ऑब्जर्वेशंस हुए थे, उन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें दो बातें कही गई थी। सबसे पहले पहले तो ये नाम लिख लीजिए जिन्होंने थ्योरी को दिया था। एक थे श्लीडेन और एक थे श्वान। श्लीडेन एंड श्वान, श्लीडेन एंड श्वान, ये दो लोग थे इसमें। SCHWANN है वो। ठीक है, श्लीडेन एंड श्वान, ये दो लोग थे इसमें जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। और इन्होंने ये कहा था, इसमें दो भाग थे थ्योरी में। तो सबसे पहला भाग जो था, वो सबसे पहला भाग था दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स।
ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल एंड द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पार्ट क्या है? द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो जीवन की एक मौलिक इकाई है, जीवन की आधारभूत इकाई है। ये दो पोर्शन जो थे ये श्लीडन और श्वान ने दिए और इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी 1839 में। 1839 में इन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी। समझ गए बात को? क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ये दोनों ही बातों से एक तीसरा कंक्लूजन बाहर निकल के आ रहा है। ये दोनों ही बातों से तीसरा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? वो ये आ रहा है दैट सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दैट हैव मल्टीप्लाइड। देखिए ये आप लोगों ने लिख लिया, इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या आप लोगों ने लिख लिया हो तो अच्छी बात है। मैं आप पेज चेंज कर रहा हूं, है ना? द सेल्स come from pre-existing cells the cells come from pre-existing cells that have मल्टीप्लाइड। तो सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हुआ हो पहले, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन हुआ और उसके बाद ही नई सेल्स आई हैं। समझ में आई? और इसको बाद में डिस्क्राइब किया था रुडोल्फ विर्चो ने। ये जो तीसरा जो फैक्ट आया ना, ये तीसरा फैक्ट किसने डिस्क्राइब किया था? रुडोल्फ विर्चो। RUDOLFVIRCHOW। रुडोल्फ विर्चो ने इसको एक्सप्लेन किया था बाद में जाकर के, ठीक है? और ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था 1858। और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने अपनी भाषा में एक बहुत मजेदार सेंटेंस, एक बहुत याद रखने वाला सेंटेंस कहा था। इन्होंने कहा था ओमनीस सेलुला ई सेलुला। ओमनीस सेलुला ई सेलुला। ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस को, ठीक है? कभी प्री में आपसे पूछ लिया कि हु प्रोपोज्ड ओमनीस सेलुला ई सेलुला, तो आपको बताना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब लिख लीजिए, ऑल सेल्स कम फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब ऑल सेल्स कम फ्रॉम दी सेल्स। ऑल सेल्स कम फ्रॉम दी सेल्स। प्रत्येक कोशिका कोशिका से ही बनती है। ये एक सिंपल सी बात कही उसने, ठीक है? ये कब कही? 1858 में कही उन्होंने कि प्रत्येक कोशिका कोशिका से ही बनती है, ठीक है? इसमें सेलुला ई सेलुला लिखा हुआ है। ओमनीस सेलुला मतलब प्रत्येक, सारी कोशिकाएं जो हैं वो कोशिकाओं से ही बनती हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है? तो इसमें प्री एग्जिस्टिंग शब्द कहीं पर भी नहीं आया, मतलब पूर्व उपस्थित, पहले कहीं पर भी शब्द नहीं आया, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखवाया, ठीक है? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई आप लोगों को ये बात? तो ये सेल थ्योरी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि श्लीडन और श्वान ने सबसे पहले दी थी। सेल थ्योरी श्लीडन और श्वान ने सबसे पहले दी थी 1839 में। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन दोनों पॉइंट से एक कंक्लूजन निकलता है और वो कंक्लूजन
है द सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दैट हैव मल्टीप्लाइड, मतलब पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, बहुगुणन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। और ये कंसेप्ट हमको दिया था रुडोल्फ विर्ट्शॉ ने, और उसने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुली। ये वहां का उनकी कोई लोकल लैंग्वेज होगी, मुझे नहीं पता, लैटिन है या क्या है भगवान जाने, ठीक है। तो उसमें इन्होंने कहा, वहां की बुंदेलखंडी मान लीजिए आप, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम द सेल्स, सारी कोशिकाएं कोशिकाओं से ही बनती हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, एक नया कंसेप्ट है, दैट इज, नया कंसेप्ट मतलब आपके लिए नया नहीं, इस टॉपिक में अभी नया नया, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, अब देखिए प्रोटोप्लाज्म को याद रखने का तरीका होता है, इसको हम कहेंगे प्यार से जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, जीव का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब होता है जीवित, जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो वो जीवित है, इसीलिए इसको जीव द्रव्य कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव द्रव्य जीवित है। बात समझ में आई आपको? तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये एक लिविंग पोर्शन या पार्ट होता है सेल का, ऑफ सेल। इट इज अ लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल। और प्रोटोप्लाज्म में होता क्या है जो हम इतनी बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में? तो प्रोटोप्लाज्म में लिख लीजिए आप लोग, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है anything surrounded by cell membrane or wall. Anything which is surrounded by cell membrane or wall, कोई भी चीज जो सेल मेम्ब्रेन से या सेल वॉल से, मतलब कोशिका झिल्ली से या कोशिका की दीवार से, या जिसको आप सेल वॉल को आप क्या कहते हो? सेल वॉल को, सेल वॉल को कहा जाता है कोशिका भित्ति, ठीक है। सेल वॉल को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका, कोई भी चीज जो कि कोशिका झिल्ली से, मेम्ब्रेन या फिर कोशिका भित्ति से घिरी हुई हो, वो क्या कहलाएगी? वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। देखिए, ये देखिए, ये जितना अंदर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है। सब कुछ प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर। ये आपको जितना कुछ भी दिख रहा है ना, दिस इज ऑल प्रोटोप्लाज्म। ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है। जो कुछ भी सेल के अंदर है वो सब कुछ प्रोटोप्लाज्म है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सेल ऑर्गेनेल्स प्लस सेल सैप, सेल ऑर्गेनेल्स प्लस सेल सैप। इसका मतलब है कोशिका अंग, कोशिका अंग धन, कोशिका द्रव्य, ठीक है। सेल सैप मतलब कोशिका द्रव्य। सेल सैप को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। समझ गए? सेल सैप को हम क्या बोलते हैं? सेल सैप को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है, देखिए फॉर्मूला देखिए, दिस इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू सेल ऑर्गेनेल्स प्लस सेल सैप, मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हमको इसी फॉर्मूले में से अगर साइटोप्लाज्म निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स को उधर ले जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि प्रोटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। बात समझ में आई? प्रोटोप्लाज्म
इज इक्वल टू, सॉरी, प्रोटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। इसका मतलब हुआ कि सेल में से अगर आप सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दो तो उसके अंदर क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म बचेगा। इसका मतलब कोशिका के अंदर जितना भी जिलेटिनस लिक्विड फिल्ड है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो सेल सैप है ये साइटोप्लाज्म होता है और ये एक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर होता है। और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है वो ये कि प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स तो लिविंग होते हैं ना। न्यूक्लियस लिविंग है, माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिविंग है, ये सब लिविंग है, इसीलिए प्रोटोप्लाज्म लिविंग है। लेकिन क्या कोई लिक्विड लिविंग है? क्या सेल सैप लिविंग हो सकता है? नहीं। इसीलिए सेल सैप जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, ये डेड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग, और प्रोटोप्लाज्म में से अगर आपने सेल ऑर्गेनेल्स को माइनस कर दिया तो साइटोप्लाज्म आ गया विच इज डेड। साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेड होता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म कुछ चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कुछ चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और एक और क्या है? हाइड्रोजन। काफी बड़ा पोर्शन है इनका। अब इसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो 76% होती है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन जो है ये करीब करीब 76% इसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें करीब करीब 10% हाइड्रोजन होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो करीब करीब 10.5% होता है और नाइट्रोजन 2.5% नाइट्रोजन होती है। ये सेल के अंदर का कंटेंट होता है। ठीक है, एलिमेंटल कंटेंट्स जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना? आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये एलिमेंटल कंटेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंटल कंटेंट्स के बारे में बात हो रही है यहां पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब देखिए, सेल जो होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है ना? सेल जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार? एक होती है, हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो एक होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, सबसे पहली कौन सी वाली सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है, आप लोगों को पता है। और दूसरी आप लोग खुद बताएंगे दूसरी कौन सी होती है? दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दो तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग गलती हो गई, रुकिए। ये Y जो है ये R के बाद है, प्रोकैरियोटिक। यस, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी क्या है? दूसरी सेल जो है वो है, ये पहली है और ये है दूसरी। दूसरी है कैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। तो एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये तो एक टाइप हुआ ना क्लासिफिकेशन का, है ना? ये एक टाइप हुआ क्लासिफिकेशन का। हमें दूसरा टाइप भी देखना है क्लासिफिकेशन का। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप होता है कि एक होती है एनिमल सेल और दूसरी होती है प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये दोनों भी आप लोगों को मालूम है। अभी सबसे पहले तो हम लोगों ने वही बनाया था ना, ये देखिए, दिस इज एनिमल सेल।
एंड दिस इज प्लांट सेल, ये हम लोगों ने पहले ही बनाया था, ठीक है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में तो आप लोगों को पता है, जैसे कि मैं बोलूं तो यहां पर सेल मेम्ब्रेन होती है, यहां पर सेल वॉल होती है, ठीक है। यहां पर प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, यहाँ क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक है। ये एनिमल बॉडी में होती है, ये प्लांट बॉडी में होती है, समझ में आई बात। इसके अंदर जो वैक्यूल है ये बहुत बड़ी होती है, और इसके अंदर वैक्यूल छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं इसके अंदर। तो ये थोड़े से प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है। मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, अभी लिखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो अपन सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हम लोग सीधे इसमें डिफरेंस लिखते हैं, है ना, अच्छा रहेगा। सीधे डिफरेंस लिखना चालू करते हैं, उसी में आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है, ठीक है। चलिए प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले लिखना शुरू करिए। इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल इट इज अ प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, तो ये एक बहुत पुराने टाइप की सेल होती है, ठीक है। वेयर डिवीजन ऑफ वर्क इज एब्सेंट। यह एक पुराने टाइप की सेल, यह एक पुराने प्रकार की सेल है, या आप कह सकते हैं कि ये एक पिछड़ी हुई या अंडर डेवलप्ड या अविकसित प्रकार की सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है एक अविकसित प्रकार की कोशिका होती है, जिसमें कारिकी का विभाजन अनुपस्थित होता है ना। अब इसमें कारिकी का विभाजन नहीं होता। अब ये कारिकी का विभाजन क्या होता है, पहले इधर लिख लीजिए, यूकैरियोट्स में द डिवीजन ऑफ लेबर और द डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क लिखिए, डिवीजन ऑफ लेबर मत लिखिए, डिवीजन ऑफ वर्क इज प्रेजेंट। यहां पर कारिकी का विभाजन हो सकता है, एंड इट इज डेवलप्ड, इट इज अ फॉर्म ऑफ डेवलप्ड सेल्स। यह एक विकसित प्रकार की कोशिका होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ डेवलप्ड सेल, यह एक विकसित प्रकार की कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक क्या होती है, ये पिछड़ी हुई सेल होती है। यूकैरियोटिक क्या होती है, एक विकसित सेल होती है। इसमें कारिकी का विभाजन नहीं होता, इसमें कारिकी का विभाजन होता है। इसमें मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क इसमें नहीं होता, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क होता है। बात समझ में आ गई आपको, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, एक जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, सॉरी एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो क्या लिखेंगे आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, और यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, ठीक है। एक जगह पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, एक जगह पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद और आगे लिखते हैं हम लोग, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहां पर 70S टाइप के होते हैं, 70S, और यहां पर राइबोसोम जो होते हैं ये 80S टाइप, सॉरी, यहां पर राइबोसोम्स 80
एस टाइप के होते हैं, वहां पर 70s है, यहां पर 80s है। एस का मतलब क्या होता है भैया? एस का मतलब होता है स्वेट्सबर्ग यूनिट, या फिर इसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन यूनिट, स्वेट्सबर्ग यूनिट। स्वेट्सबर्ग जो है ये एक साइंटिस्ट होंगे, उनके नाम पर ये रखा गया है स्वेट्सबर्ग यूनिट। यहां एस का मतलब है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जब हम सेल को परख नली में या टेस्ट ट्यूब में डाल करके, और जब हम उसको जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जब हम रख देते हैं उसको, फिर उसके बाद हम उसको चलाते हैं, तो कितने साइकिल कंप्लीट करने के बाद कौन सा सेल ऑर्गेनेल सेल से बाहर निकलता है। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल को हम टेस्ट ट्यूब में डाल करके चलाते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, तो आफ्टर 70 साइकिल्स राइबोसोम बाहर आता है, इसलिए उसका नाम है 70S। और यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80 साइकिल कंप्लीट करने के बाद बाहर आता है, इसीलिए उसका नाम है 80S। ध्यान रखिएगा, साइकिल से एस का कोई लेना देना नहीं है। एस का मतलब है स्वेट्सबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन यूनिट, है ना। ये 80 साइकिल का मतलब होता है चक्कर, ये 80 साइकिल कंप्लीट करता है उसके बाद बाहर आता है, और ये 70 साइकिल कंप्लीट करता है उसके बाद बाहर आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको लिख लिया हो तो अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला, अगला यहां लिख देता हूं, प्रोकैरियोट्स, और यहां लिख देता हूं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, है ना। अब यहां पर लिखिएगा गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी बॉडी जो होता है, GOLGI भी होता है, GOLGY भी होता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है ये हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें ये एब्सेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। और यहां क्या होगा? यहां प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक जगह पे, कहां पर? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर क्या होगी? सीधी सी बात है, एब्सेंट होगी। और यहां पर क्या होगी? यहां प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, प्रेजेंट और एब्सेंट। आप लोग प्रेजेंट और एब्सेंट पूरा लिखिएगा, ठीक है। है ना। यूकैरियोट में प्रेजेंट, अब देखिए डेवलप्ड है तो प्रेजेंट है, जब डेवलप नहीं होती तो सब एब्सेंट रहता है। फिर उसके बाद अगला आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम यहां पे एब्सेंट और यहां पे प्रेजेंट, ठीक है। वही चीज होगी, यहां पर हर चीज प्रेजेंट है और वहां पर हर चीज एब्सेंट है, ये डिफरेंस है इसके बीच में। फिर आगे बढ़ते हैं, डीएनए। डीएनए, डीएनए यहां पर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। यहां डीएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। और यहां क्या होता है? यहां पर होता है डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अब ये होता क्या है सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड? देखिए, स्ट्रैंड का मतलब होता है धागे, सीधी सी बात है, धागे। सिंगल का मतलब होता है एक, डबल का मतलब होता है दो। तो जहां पर एक धागा वो सिंगल स्ट्रैंडेड, जहां दो धागे वहां डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अब देखिए, डबल स्ट्रैंडेड आप सब लोगों को पता है कि एक धागा, ये दूसरा धागा, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड, है ना। स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। अब सिंगल स्ट्रैंडेड कैसे होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा ऐसे,
ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसमें एक ही धागा है, यहां से यू टर्न ले लिया इस धागे ने, और ये डबल स्ट्रैंडेड है, यहां दो धागे हैं। बात समझ में आई आपको? ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे लिखिएगा, अगला है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल लिख लीजिए। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है ना, सेंट्रियोल। अपन अभी ये सब पढ़ेंगे क्या है ये, है ना। यहां पे सेंट्रियोल एब्सेंट है ना, और यहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट। एक जगह सेंट्रियोल एब्सेंट है, एक जगह सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग। मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लिया हो तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग फोटोसिंथेसिस। यहां पर मैं प्रोकैरियोट्स लिख रहा हूं और यहां पर यूकैरियोट्स लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये थैलेकॉइड्स में होता है। ठीक है, कहां होता है ये थैलेकॉइड्स में होता है। किसका? अरे सॉरी, नहीं होता, थैलेकॉइड्स में ही है। THYLACOIDS, थैलेकॉइड्स। ठीक है, थैलेकॉइड्स में होता है ये। यहां कहां पर? प्रोकैरियोट्स के अंदर ये थैलेकॉइड्स में होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर कहां होता है? आप सबको मालूम है यूकैरियोट्स के अंदर कहां होता है। ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स जो होते हैं ना, ये क्लोरोप्लास्ट का ही एक पिछड़ा हुआ रूप है, एक अविकसित रूप है, एक आप कहोगे कि नॉन डेवलप्ड एक इसका प्रकार है ये क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, फिर अब अपन, ये डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग लिख लीजिए, हम लोग सीधे जंप करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ द सेल, या फिर हेडिंग डाल लीजिए सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिका अंग। कोशिका अंग, सेल ऑर्गेनेल या कोशिका अंग। ठीक है, अब कोशिका अंग में सबसे पहले आ जाइए और आप लोग लिखिए सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, सेल वॉल। अब सेल वॉल में लिखिए इट इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाएं। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ओनली फाउंड इन दी प्लांट सेल। दूसरा लिखिए इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज, ये टी है ना, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज से बना होता है भैया। ठीक है, किससे बना होता है? सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज से मिलकर के बना हुआ होता है ये, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ, इसीलिए ये हार्ड होता है, ध्यान रखना, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। अब ये दूसरी तीसरी बात इसमें लिख लीजिए, इट हेल्प्स इन maintaining the shape of the plant. It helps in the maintaining the shape of plant. प्लांट्स का आकार और आकृति बनाए रखने में ये मददगार होता है, सहायक होता है, ठीक है। हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ये पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की, ठीक है। ये भी एक मटेरियल होता है, उसकी बनी हुई होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकॉन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सेल वॉल होती क्या है? तो भैया ये डायग्राम बना लो प्रभु, ये डायग्राम बना लो बच्चों। दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ये डायग्राम बना लो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये दिस इज सेल वॉल, ठीक है। ये पूरी की पूरी सेल वॉल है, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े, बना लिया डायग्राम है ना, आगे बढ़ते हैं। ये चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। सेल वॉल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, अगला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, ये सारी बातें सेल मेम्ब्रेन के बारे में करेंगे। लिख लीजिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में, all the organelles all the organelles of cell are surrounded by a thin membrane called cell membrane. ठीक है, तो ये ये all the organelles of cell are surrounded by a thin membrane called cell membrane. तो सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे सराउंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये चारों तरफ। और सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को इसने घेर के रखा हुआ है, इसीलिए इसको हम, सेल के चारों तरफ होती है इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका के सभी अंगों को चारों ओर से घेर के रखने वाली झिल्ली ही कोशिका झिल्ली कहलाती है। समझ गए? कोशिका के सभी अंगों को चारों ओर से घेर के रखने वाली झिल्ली ही कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो कोशिका के सारे ऑर्गेनेल्स को चारों तरफ से इसने सराउंड कर लिया है, तो इसको हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली।
ठीक है, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल का मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, ये हर चीज को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देती, ये बहुत सिलेक्टिव होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको कहा जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली इसको हम कहते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सेल, सॉरी, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, है ना। अब ये लिपिड की बनी होती है, किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, ये लिपिड की बनी हुई होती भैया, ठीक है, क्लियर है, लिपिड की बनी हुई होती है। और इसमें कहीं कहीं पर प्रोटीन भी पाया जाता है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड, साथ में लिख लो, एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है ये, ठीक है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। अब देखो इसमें एक, इस सेल मेम्ब्रेन का ना एक मॉडल आया था, उस मॉडल का नाम है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन मॉडल क्या होता है, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल जो होता है, इसमें इन्होंने बताया कि जो लिपिड होता है, उस लिपिड में बहुत सारे प्रोटीन के बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसमें आकर के फंसे हुए रहते हैं। तो उन्होंने बोला, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, आप लोग को लेना हो स्क्रीनशॉट तो ले लो, ठीक है। देखिए उन्होंने बोला कि जैसे ये लिपिड आपको दिख रहा है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें प्रोटीन के बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई पड़ते हैं। मैं भी बनाता हूं प्रोटीन, डोंट वरी, ये इस तरीके से, है ना। देखिए इसमें आपको बड़े बड़े प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से आपको फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं, समझ गए। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें ये क्या है, ये लिपिड है, और ये क्या है, दिस इज प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ठीक है, एक लिपिड है और एक प्रोटीन है, समझ गए। तो ये सिंगर और निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था, और इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। दिस इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हिंदी में इसको बोलते हैं तरल किरमीर नमूना। तरल किरमीर नमूना ये बोलते हैं इसको, और ये दिया था इन्होंने 1972 में। कब दिया था, 1972 में इन्होंने दिया था, तरल किरमीर नमूना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे हम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने डायग्राम बना दूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखिए, ये मैंने बनाई सेल, ये मैंने बनाया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इस तरह की होती है, ये ऐसी होती है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये RER एंड SER, ये दो तरह की होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है RER और एक होता है SER। ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। अब RER और SER क्या होता है? दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। समझ में आई बात? तो अब देखिए ये दोनों क्या होते हैं। जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो उस पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जैसे हमको दिखाई पड़ते हैं, और ये पार्टिकल जैसी चीज क्या होती है? ये होती है राइबोसोम्स। क्या होती है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट भी करते रहते हैं और ये RER से जुड़े हुए भी रहते हैं। इसका मतलब ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते भी मिलेंगे आपको। वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, है ना, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो RER कहलाते हैं। दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स in which ribosomes are attached are known as RER. That means rough endoplasmic reticulum. And those endoplasmic reticulums where in which we do not have any ribosomes attached are known as smooth endoplasmic reticulums. तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में राइबोसोम्स नहीं होंगे वो स्मूथ होगी, और जिनमें राइबोसोम्स होंगे वो रफ होगी। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, प्रोटीन सिंथेसिस केवल राइबोसोम ही करता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये ध्यान रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आगे बढ़े अपन, इसमें इसके काम क्या होते हैं ये लिख लीजिए आप लोग। Its main function is transportation of fats and proteins. Main function is transportation of fats and proteins. फैट्स और प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना इसका मेन काम होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगला लिख लीजिए आप लोग, राइबोसोम्स। मैं ये हटा रहा हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो। अगला है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है राइबोसोम्स को, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे हेल्प और दे सिंथेसाइज द रिक्वायर्ड प्रोटीन फॉर द सेल। दे सिंथेसाइज
द रिक्वायर्ड प्रोटीन फॉर द सेल्स। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ये दो तरह का होता है, 70S और 80S। 70S और 80S तरह का ये राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये प्रोकैरियोट्स में होता है, ये यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है राइबोसोम, ध्यान रखना, ऐसा मटके के जैसा। मटके के ऊपर मुंडी लगा दो, ठीक है? कोई मोटा इंसान, हाथ पैर मत बना देना इसके, ठीक है? ऐसा, तो ये जो है दिस इज राइबोसोम, ये राइबोसोम होता है। और ये 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम दो तरह का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा RER, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और RER में पाया जाता है। समझ गए? और इसके अलावा ये क्या करता है? ये फ्रीली फ्लोट करता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। जो सेल के अंदर, जैसे सेल है तो सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट करता रहता है, यहां वहां फ्लोट करता रहता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना बहुत है। हम सेल का जो अगला पोर्शन है वो अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और अगले लेक्चर में हमारा सेल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।